चैप्टर 3 कभी भी काफी नहीं जब अमीर लोग पागलपन करते हैं। जॉन बॉगल, वैनगार्ड के संस्थापक जिन्होंने 2019 में निधन किया, ने पैसे के बारे में एक कहानी सुनाई जो ये दर्शाती है कि हम अक्सर इसे नहीं सोचते हैं। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दिए गए पार्टी में कट वोनगट ने अपने दोस्त जोसेफ हिलर को बताया कि उनका मेजबान, एक हेज फंड मैनेजर, ने एक ही दिन में उतना पैसा कमाया जितना हिलर ने अपनी बेहद लोकप्रिय उपन्यास कैच बाइस्ट से पूरे इतिहास में कमाया। हिलर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ है जो उसे कभी नहीं मिलेगा। काफी। इस शब्द की सरल और प्रभावशाली भावनाओं से मैं चकित था, दो कारणों से। पहला, क्योंकि मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा, क्योंकि जोसेफ हिलर पूरी तरह से सही थे। हमारी समाज के एक महत्वपूर्ण तत्व के लिए, जिनमें से कई सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग हैं, आज के समय में काफी का कोई सीमा नहीं है। आइए दो उदाहरण देखें जो ये बताते हैं कि काफी न होने के खतरों के क्या हो सकते हैं और वे हमें क्या सिखाते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और वह किशोरावस्था में अनाथ हो गए। लोग अक्सर उन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बारे में बात करते हैं जो जीवन में तीसरे बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता को तो बेसबॉल स्टेडियम भी दिखाई नहीं देता था। उसके बाद उसने जो कुछ भी हासिल किया वह वास्तव में अद्भुत था। अपने 40 के दशक के मध्य तक गुप्ता मैकिन्से के सीईओ थे, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। उन्होंने 2007 में रिटायर होकर संयुक्त राष्ट्र और विश्व आर्थिक फोरम में भूमिकाएं संभाली। उन्होंने बिल गेट्स के साथ परोपकारी काम किया। वह 5 सार्वजनिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। कोलकाता की स्लम्स से गुप्ता वास्तव में दुनिया के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बन गए थे। उनकी सफलता के साथ बहुत बड़ी संपत्ति आई। 2008 तक गुप्ता की कुल संपत्ति $100 मिलियन बताई जाती थी। ये रकम अधिकांश लोगों के लिए अकल्पनीय है। इस राशि पर 5% वार्षिक रिटर्न हर घंटे लगभग $600 उत्पन्न करता है, 24 घंटे दिन रात। उसे जीवन में कुछ भी करने की स्वतंत्रता थी, और जो उसने चाहा, जैसा कि सभी रिपोर्टों से पता चलता है, वह सिर्फ एक सेंट मिलियनेयर नहीं बनना चाहता था। रजत गुप्ता एक अरबपति बनना चाहते थे, और वह इसे बहुत चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में थे, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों के बीच ले आया। एक निवेशक ने गुप्ता का वर्णन इस तरह किया, मुझे लगता है कि वह उस शकल में होना चाहते हैं। वह एक अरबपति शकल है ना? गोल्डमैन जैसे शकल में तो सैकड़ों मिलियन वाले लोग होते हैं, है ना? ठीक, तो गुप्ता ने एक लाभकारी साइड हसल ढूंढा। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स वित्तीय संकट की मार झेल रहा था, वॉरेन बफे ने बैंक में $5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई। चूंकि गुप्ता गोल्डमैन के बोर्ड में थे, उन्हें इस लेन देन की जानकारी पहले मिली। ये जानकारी मूल्यवान थी। गोल्डमैन की बचे रहने की संभावना संदिग्ध थी, और बफे का समर्थन निश्चित रूप से इसके स्टॉक को ऊंचा कर देगा। गुप्ता ने बोर्ड मीटिंग के दौरान इस लेन देन की जानकारी मिलने के 16 सेकंड के भीतर फोन रखा और एक हेज फंड मैनेजर राजरत्नम को कॉल किया। कॉल रिकॉर्ड नहीं की गई थी, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत 175,000 शेयरों की खरीदारी की। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या चर्चा की गई थी। बफे गोल्डमैन डील को जनता के सामने घंटों बाद पेश किया गया। गोल्डमैन का स्टॉक ऊंचा चढ़ गया। राजरत्नम ने जल्दी से $1 मिलियन कमाया। यह एक उदाहरण था। सेक का कहना है कि गुप्ता के अंदरूनी टिप्स ने $17 मिलियन के लाभ को जन्म दिया। यह आसान पैसा था, और अभियोजकों के लिए यह एक और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजरत्नम दोनों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल की सजा काटी। उनके करियर और प्रतिष्ठा अपरिवर्तनीय रूप से बर्बाद हो गई। अब बनी मैडॉफ पर विचार करें। उनका अपराध अच्छी तरह से ज्ञात है। मैडॉफ चार्ल्स पॉन्जी के बाद का सबसे कुख्यात पॉन्जी स्कीमा है। मैडॉफ ने अपने अपराध को प्रकट होने से पहले 2 दशकों तक निवेशकों को ठगा, व्यक्तिगत रूप से गुप्ता के प्रयास के कुछ सप्ताह बाद। क्या छुपा हुआ है, वह यह है कि मैडॉफ गुप्ता की तरह एक धोखेबाज से कहीं अधिक था। पॉन्जी स्कीम के पहले जिसने मैडॉफ को प्रसिद्ध किया, वह एक बेहद सफल और वैध व्यापारी था। मैडॉफ एक मार्केट मेकर था, जो स्टॉक्स के खरीदारों और विक्रेताओं को मिलाता है। वह इसमें बहुत अच्छा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1992 में मैडॉफ की मार्केट मेकिंग फर्म का इस प्रकार वर्णन किया। उन्होंने एक अत्यधिक लाभकारी सुरक्षा फर्म बर्नार्ड मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज बनाई है, जो बड़ी संख्या में स्टॉक ट्रेडों को बड़े बोर्ड से हटा देती है। मैडॉफ फर्म द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित ट्रेडों का $740 मिलियन का औसत दैनिक वॉल्यूम न्यूयॉर्क एक्सचेंज का 9% है।
मैडॉफ की फर्म ट्रेडों को इतनी जल्दी और सस्ते में निष्पादित कर सकती है कि यह वास्तव में अन्य ब्रोकरेज फर्मों को उनके ग्राहकों के आदेश निष्पादित करने के लिए 1 पेंस प्रति शेयर भुगतान करती है और बिड और आस्क प्राइस के बीच के स्प्रेड से लाभ कमाती है। यह एक पत्रकार द्वारा धोखाधड़ी का गलत वर्णन नहीं है। मैडॉफ की मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक पूर्व स्टाफर ने कहा कि मैडॉफ के मार्केट मेकिंग शाखा ने प्रति वर्ष $25 मिलियन से $50 मिलियन तक कमाया। बनी मैडॉफ का वैध गैर धोखाधड़ी वाला व्यवसाय किसी भी मापदंड से बड़ा सफलता थी। इसने उसे विशाल और वैध धनवान बना दिया। फिर भी उसने धोखाधड़ी की। गुप्ता और मैडॉफ से हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे लोग जो सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक हैं, वे अधिक पैसे के लिए इतना उत्सुक क्यों होते हैं कि वे सब कुछ जोखिम में डाल देते हैं। जीवन की तलहटी पर जी रहे लोगों द्वारा किए गए अपराध एक बात है। एक नाइजीरियन स्कैम आर्टिस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि उसने दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए दोषी महसूस किया, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं कराती। गुप्ता और मैडॉफ ने जो किया वो कुछ अलग है। उनके पास पहले से ही सब कुछ था, कल्पनातीत धन, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता। और उन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि वे अधिक चाहते थे। उन्हें कभी भी काफी का एहसास नहीं था। ये चरम उदाहरण है, लेकिन इस व्यवहार के गैर आपराधिक संस्करण भी हैं। हेज फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में ट्रेडर थे जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति दर्जनों और सैकड़ों मिलियन डॉलर थी और उनकी अधिकांश संपत्ति उनके स्वयं के फंड में निवेशित थी। फिर उन्होंने और अधिक प्राप्त करने की कोशिश में इतनी अधिक जोखिम उठाई कि उन्होंने सब कुछ खो दिया। 1998 में इतिहास के सबसे बड़े बुल मार्केट और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच। वॉरेन बफे ने बाद में कहा, वे पैसे कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसे उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्होंने जो था और जिसकी जरूरत थी उसे जोखिम में डाल दिया। और यह मूर्खतापूर्ण है। यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। यदि आप कुछ ऐसा जोखिम उठाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो यह कोई समझदारी की बात नहीं है। यह कोई कारण नहीं है कि आप जो कुछ भी रखते हैं और जिसकी आपको जरूरत है उसे उन चीजों के लिए जोखिम में डालें जो आपके पास नहीं है और जिनकी आपको जरूरत नहीं है। यह उन चीजों में से एक है जो उतनी ही स्पष्ट है जितनी की अनदेखी की जाती है। हम में से कुछ ही लोग $100 मिलियन का मालिक बनेंगे जैसे गुप्ता या मैडॉफ थे, लेकिन इस किताब को पढ़ने वाले लोगों में से एक बड़ा प्रतिशत किसी न किसी समय एक वेतन या पैसे की राशि कमाएंगे जो उनकी सभी आवश्यकताओं और बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। यदि आप उनमें से एक हैं तो कुछ बातें याद रखें। 1. सबसे कठिन वित्तीय कौशल लक्ष्य को स्थिर रखना है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यदि अपेक्षाएं परिणामों के साथ बढ़ती हैं तो अधिक प्रयास करने के बाद भी आप वही महसूस करेंगे। ये खतरनाक हो जाता है जब अधिक पाने की चाह अधिक पैसा, अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा, संतोष से तेजी से बढ़ जाती है। इस स्थिति में एक कदम आगे बढ़ने से लक्ष्य 2 कदम आगे खिसक जाता है। आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं और पकड़ने का एकमात्र तरीका है अधिक से अधिक जोखिम लेना। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीजों में माहिर है, धन उत्पन्न करने और ईर्ष्या उत्पन्न करने में। शायद ये साथ साथ चलते हैं। अपने साथियों को पछाड़ने की चाह कड़ी मेहनत का ईंधन हो सकती है, लेकिन जीवन का आनंद उस स्थिति से ही मिलता है जब आप यह मान लें कि आपके पास पर्याप्त है। 2. सामाजिक तुलना यहाँ समस्या है। कल्पना कीजिए कि एक नए बेसबॉल खिलाड़ी की सालाना कमाई $5 लाख है। वह किसी भी परिभाषा के अनुसार अमीर है, लेकिन अगर वह माइक ट्राउट की टीम में खेलता है जिनके पास 12 साल का $430 मिलियन का अनुबंध है, तो उसकी तुलना में वह गरीब लगता है। लेकिन फिर माइक ट्राउट के बारे में सोचें। $36 मिलियन प्रति वर्ष एक पागलपन की रकम है, लेकिन 2018 में टॉप 10 हेज फंड मैनेजरों की सूची में शामिल होने के लिए एक वर्ष में कम से कम $340 मिलियन कमाना पड़ता था। हेज फंड मैनेजर जो प्रति वर्ष $340 मिलियन कमाता है, वह खुद को 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाने वाले टॉप 5 हेज फंड मैनेजरों से तुलना करता है। ये शीर्ष मैनेजर वॉरेन बफे की ओर देख सकते हैं, जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2018 में $3.50 बिलियन बढ़ी। और बफे के जैसे लोग जेफ बेजोस की ओर देख सकते हैं, जिनकी नेटवर्थ 2018 में $24 बिलियन बढ़ी, एक राशि जो प्रति घंटे अधिक है जितना कि अमीर बेसबॉल खिलाड़ी ने पूरे वर्ष में कमाया। सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि लगभग कोई भी इसे छू नहीं सकता। इसका मतलब है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जो कभी जीती नहीं जा सकती, या एकमात्र तरीका जीतने का है कि आप लड़ाई ही न करें, ये स्वीकार करें कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, भले ही यह आपके चारों ओर के लोगों से कम हो। 3. काफी बहुत कम नहीं है।
काफी का विचार संकोच की तरह लग सकता है, संभावनाओं और अवसरों को छोड़ देने के रूप में। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। काफी का मतलब ये समझना है कि इसके विपरीत अधिक पाने की अपार लालसा आपको पछतावे के बिंदु तक ले जा सकती है। ये जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कितनी मात्रा में भोजन खा सकते हैं, ये है कि आप इतना खाएं कि बीमार हो जाएं। कुछ लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उल्टी करना किसी भी भोजन से अधिक दर्दनाक होता है। किसी कारणवश वही तर्क व्यापार और निवेश में लागू नहीं होता, और कई लोग केवल तब तक नहीं रुकते जब तक वे टूट न जाएं और मजबूर न हो जाएं। ये काम पर बर्नआउट या एक जोखिम भरा निवेश आवंटन हो सकता है जिसे आप बनाए नहीं रख सकते। दूसरी ओर, दुनिया में गुप्ता और मैडॉफ जैसे लोग हैं जो चुराने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हर डॉलर की कीमत होती है, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। जो भी हो, संभावित डॉलर को नकारने की अक्षमता अंततः आपको पकड़ लेगी। 4. बहुत सी चीजें हैं जो कभी भी जोखिम के लायक नहीं होती, चाहे संभावित लाभ कितना भी बड़ा हो। जेल से रिहा होने के बाद राजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक सबक सीखा है। किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव न रखें, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां या कुछ और। मैं अब इसके बारे में सोचता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसने मेरी प्रतिष्ठा को अन्यायपूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया। ये केवल तभी परेशान करता है जब मैं अपनी प्रतिष्ठा से इतना जुड़ा हुआ हूं। यह उनकी अनुभव से सबसे बुरा सबक लगता है, और जो मुझे लगता है वह एक आदमी की सांत्वना है जो अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता है लेकिन जानता है कि यह चली गई है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं। उन लोगों द्वारा प्यार किया जाना जिन्हें आप चाहते हैं कि वह आपसे प्यार करें, अमूल्य है। खुशी अमूल्य है, और इन चीजों को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि कब उन जोखिमों को लेना बंद करें जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जानना कि आपके पास पर्याप्त है। अच्छी बात यह है कि पर्याप्त बनाने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण अत्यंत सरल है, और इससे जुड़ी चीजों को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। यही अगला अध्याय है।